डायबिटीज मिलाइटस। तो सबसे पहले जानेंगे कि डायबिटीज मिलाइटस है क्या। एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सबसे पहले एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कि जिसमें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एलिवेट कर जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल जिससे कि एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाइपरग्लाइसेमिया बोला जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर मीन्स हाई एंड ग्लाइसेमिया मीन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये दो कारण से हो सकता है, या तो इंसुलिन प्रोडक्शन में कुछ डिफेक्ट्स हो रहा है और दूसरा ये हो सकता है कि सेल जो है इंसुलिन को रिस्पॉन्स सही से नहीं कर रहा है। तो दो कारण से हो सकता है हाइपरग्लाइसेमिया, या तो डिफेक्ट्स इन इंसुलिन प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन या सिक्रीशन या फिर डिक्रीज सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंसुलिन। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसुलिन होता क्या है। तो इंसुलिन जो है कहाँ से, एक हार्मोन है। इंसुलिन है एक हार्मोन जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। हमारे सेल्स तक जो ग्लूकोज है उसको उसका अपटेक करवाता है। तो इंसुलिन जो है पैनक्रियाज ऑफ जिसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इससे इससे सेक्रेट होता है। इसमें भी मेनली दो पार्ट होता है, वैसे तीन होता है, बट इसमें होता है एक अल्फा अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकेगॉन को रिलीज करता है और बीटा सेल जो होता है वो इंसुलिन को रिलीज करता है। एक गामा सेल भी होता है जो कि सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करता है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी। तो ये है कि इंसुलिन, यही जो बीटा सेल है वो जो इंसुलिन रिलीज कर रहा है, या तो इस बीटा सेल में कुछ इश्यू हो जाए, इसमें कोई डिफेक्ट हो जाए जिससे वो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है इनफ क्वांटिटी में, या फिर जो इंसुलिन सेल के पास रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन का, जिसको ग्लूट रिसेप्टर बोला जाता है, ग्लूट रिसेप्टर, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता है इंसुलिन के लिए, तो उसके वजह से भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। तो वो दोनों कंडीशन है, हाइपरग्लाइसेमिया प्रोड्यूस करेगा। तो अब देखते हैं तो इंसुलिन जैसे ही कम हुआ तो ये मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो ग्लूकोज जिससे बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ये सारा को में डिस्टर्बेंस लाएगा। और तो इंक्रीज, मेनली ये हाइपरग्लाइसेमिया वर्ड होता है इंक्रीज ग्लूकोज लेवल या एलिवेट ग्लूकोज लेवल को कहते हैं। तो कितना होना चाहिए ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो फास्टिंग में जो देखा जाता है, जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए वो 70 से 110 mg पर डीएल। और फास्टिंग में ये होता है, और नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल होना चाहिए, मतलब नॉर्मल जो खाना खाने के बाद, इसको बोलते हैं पोस्ट पार्टिनल। ये 100 से 180 के बीच होना चाहिए। अगर इतना ग्लूकोज लेवल है ब्लड में तो वो नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा एलिवेट हुआ तो उसको हाइपरग्लाइसेमिया, या कम होता है तो उसको हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि इसका क्या क्या कारण है। नहीं, पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कितने टाइप्स का डायबिटीज मिलाइटस होता है। तो मेनली 3 टाइप का होता है। इसको टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस भी बोलते हैं। टाइप 1 क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग। राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस को शॉर्ट में डीएम बोला जाता है। ये इंसुलिन, देख ले रही हूँ पहले, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस है। इसको आईडीडीएम भी बोलते हैं, या जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मिलाइटस भी बोलते हैं। मतलब यूजुअली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें 5 से 10% ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होता है। मोस्ट कॉमन टाइप 2 होता है, उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ये मतलब किस कारण से होता है, इसका मेन कॉज है कि जो बीटा सेल पैनक्रियाज का है,
जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था, जो हम देखे अभी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था, वो हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ऑटो इम्यूनिटी के कारण, डिस्ट्रॉय बाई ऑटो इम्यून प्रोसेस। ऑटो इम्यून ऐसा प्रोसेस है कि लाइक हमारे बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट जो होता है, वो जो बाहरी कोई भी पैथोजन या फिर कुछ भी होता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसमें उसको सेल्फ डिफेंस का काम करता है, लेकिन ये जो ऑटो इम्यून में क्या होता है कि वो खुद के सेल को ना पहचानता है, उसे लगता है कि अपने सेल को अटैक करने लगता है, तो उसकी वजह से जो बीटा सेल पे वो अटैक करता है लिम्फोसाइट, तो जिसकी वजह से बीटा सेल ही कम हो गया तो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे पेशेंट को हमेशा इंसुलिन दिया जाता है पूरी लाइफ तक। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। टाइप 2 ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं इसको। इस ये इसके वजह से होता है कि मतलब इसका सेंसिटिविटी जो होता है इंसुलिन का वो डिक्रीज हो जाता है, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या फिर डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन और फॉर में डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। इसमें कोई ऑटो इम्यून टाइप का इश्यू नहीं होता। इसमें जो है इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम हो जाता है, या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन किसी कारण की वजह से कम हो जाता है। तो ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। हम पेज ऐड कर लेते हैं। तीसरा जो है वो है जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। ये ये टाइप जो है ज्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन मतलब प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मली देखा जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये मोस्ट कॉमन होता है, जिसमें कि ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रेगनेंसी के दौरान वो बढ़ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बीटा सेल हाइपरप्लासिया होता है। प्लासिया या फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाता है। ये सारा इसका कॉज है। अदर भी बहुत सेकेंडरी जिसको सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, ये किसी और कारण की वजह से भी हो सकता है, जैसे जेनेटिक डिफेक्ट्स है कुछ उसमें तो हो सकता है, या फिर पैनक्रियाटिक डिजीज है, पैनक्रियाटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज को पैनक्रियाटिस बोलते हैं, ट्रॉमा पैनक्रियोक्टोमी, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं, या फिर जो ड्रग्स लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, थायराइड हार्मोन, ये सारा कुछ होता है। अब इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है ये देखते हैं। रिस्क फैक्टर कौन कौन सा रिस्क फैक्टर है इस डिजीज का। तो insufficiency of insulin, failure of production of insulin, insufficiency, दूसरा हो गया failure of production of insulin, imbalance insulin level, इंसुलिन लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे कि फोर्थ है फैमिली टेंडेंसी, मतलब हेरिडेटरी। अगर कोई फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज मेलाइटस का तो होने का चांस होता है डायबिटीज।
अगर एज 40 से 60 वाले ज़्यादा प्रोन होते हैं इस डिजीज़ का। मेल में ये ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरिज़न। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है, रीनल डिजीज़ है या फिर स्ट्रोक है तो उसमें ये मतलब ज़्यादा होने के चांसेस है, हार्ट डिजीज़, रीनल डिजीज़। या फिर वायरल इन्फेक्शन जो कि बीटा सेल को अफेक्ट कर रहा है, लैंगरहैंस को अफेक्ट कर रहा है, तो उसमें भी होने का चांस है। या जो एंजाइटी इश्यूज, एंजाइटीज वगैरह, एंजाइटी या स्ट्रेस जो ज़्यादा लेते हैं, ये भी सब अफेक्ट करता है डिजीज होने को। ये हम पढ़ लिए रिस्क फैक्टर किस किस को अफेक्ट कर सकता है। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं, इसका पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस कैसे ये डिजीज बढ़ता है, फ्लो करता है। कुछ जेनेटिक जैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज हुआ, ये हम टाइप 1 का देख रहे हैं, जिसमें कि बीटा सेल जो है पैनक्रियास का अफेक्ट होता है, उसका देख रहे हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेनली ये जैसे इसका ये है कि जैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज कुछ है तो उसमें जो टी सेल है वो अपना सेल्फ टॉलरेंस उसका लॉस हो जाता है, जिससे वो बीटा खुद के सेल को मतलब अफेक्ट करता है, खुद के सेल को पे अटैक करता है, पैनक्रियास के बीटा सेल को पर अटैक करता है, जिससे कि बीटा सेल टूट डिस्ट्रक्ट हो जाता है, लॉस होता है उसका और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो किडनी के थ्रू मतलब पास करता है तो उसको ग्लाइकोसिडिया कहते हैं। जब यूरिन के थ्रू पास पास करता है ग्लूकोज लेवल तो उसको ग्लाइकोसिडिया बोलते हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो हम देखते हैं आगे सिम्टम्स। ये बस इतना जानिए कि किस कैसे। अब हम इसका क्लिनिकल फीचर्स मीन्स क्या क्या ये टाइप टू इसमें क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं इसका। इसमें पॉलीयूरिया और इसका मेन पॉइंट लिखिए और समझिए इसको क्या है। पॉलीयूरिया एंड नॉक्चूरिया। पॉलीयूरिया मीन्स हुआ एक्सेसिव यूरिन आना। उस पेशेंट को जिसको डायबिटीज मेलाइटस है उसको बहुत बार ऐसे यूरिनेशन का फील होगा और बहुत बार वो टॉयलेट जाएगा। सेकेंड है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मीन्स हुआ कि लाइक उस पेशेंट को हमेशा भूख फील होगा क्योंकि उसका ग्लूकोज लेवल सेल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसके वजह से उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि हम मतलब ऐसे वीकनेस फील होगा एंड हमेशा पेशेंट फील हंग्री। पॉलीयूरिया समझा दें कि बहुत बार उसे यूरिनेशन का फील होगा, यूरिन पास करने का। थर्ड है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स उसे बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, मतलब उसे हमें डिहाइड्रेशन और उसका बॉडी डिहाइड्रेटेड एंड थर्स्ट फील होगा। अब नेक्स्ट है इजी फटीजेबिलिटी। मतलब उसे हमेशा थकान महसूस होगा, बहुत इजी वे में वो बहुत थका फील करेगा क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ा हुआ है और उसका ग्लूकोज का यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है वो। नेक्स्ट है डिलेड वुंड हीलिंग। इसमें क्या होगा कि अगर उसे कोई छोटा से छोटा घाव भी है तब भी उसको हील करने में बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम उसको लगता है, कोई भी नॉर्मल सा वुंड भी है फिर भी। नेक्स्ट है वेट लॉस। क्योंकि ग्लूकोज का इंटेक नहीं कर पा रहा है बॉडी उसका, तो उसका मसल्स वगैरह बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा मसल एंड उसको उसका वेट जो है लॉस होता जाएगा। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल न्यूरॉन्स को भी अफेक्ट करता है जिससे कि उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगा। ब्लरिंग ऑफ विजन।
ब्लड ग्लूकोज लेवल जो हाई होने की वजह से उसका मतलब रिफ्रैक्शन पावर जो होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसकी वजह से उसका विजन में भी इश्यूज आते हैं। अदर क्या क्या है क्लिनिकल फीचर? नोजिया होगा, हेडेक होगा, मूड चेंज, ईटीसी, ये सारा कुछ ये होता है। इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या जांच करवाया जाता है पता लगाने के लिए डायबिटीज मेलिटस को? इन्वेस्टिगेशन, यूरिन एनालिसिस करते हैं फर्स्ट में, क्योंकि डायबिटीज मेलिटस का दो मेन होता है, ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोयूरिया। मतलब जो जिस पेशेंट को डायबिटीज मेलिटस होगा, मतलब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा, तो उसका किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगा और उसके यूरिन में उसे ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज मिलेंगे। तो यूरिन एनालिसिस से बहुत कुछ पता चल जाता है। अगर उसके यूरिन में ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया या कीटोयूरिया मतलब कीटोन बॉडीज और या फिर ब्लैक ग्लूकोज मिल रहा है, कीटोयूरिया, तो ये मतलब इसका साइन है कि उसे डायबिटीज मेलिटस है। फिर आरएफटी भी करवाते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। एक होता है टेस्ट इसमें मेन, इसका जो होता है HbA1c, ग्लाइकेटेड ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट बोला जाता है इसको। अब इसका ट्रीटमेंट में आते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है? पहला तो एक्सरसाइज एंड डाइटरी मैनेजमेंट, प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करे, हेल्दी डाइट को फॉलो करे, अल्कोहल कंजप्शन वगैरह को स्टॉप करे, स्मोकिंग को स्टॉप करे, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स दिया जाता है। और इसका डाइटरी मैनेजमेंट में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सोडियम इंटेक को इंटेक को कम रिड्यूस किया जाता है, रिड्यूस करने को बोला जाता है कि सोडियम मतलब नमक वगैरह सॉल्ट जो जिसमें सोडियम NaCl होता है उसको कम इंटेक उसका कर। ज़्यादा बढ़ जाने पे इंसुलिन थेरेपी दिया जाता है। इंसुलिन प्रिपरेशन का भी बहुत सारा शॉर्ट एक्टिंग होता है, लॉन्ग एक्टिंग होता है और इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। इसके बारे में भी पढ़ना होता है कि शॉर्ट एक्टिंग जो होता है, रेगुलर जो इंसुलिन देते हैं वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। इसे 20 से 30 मिनट खाना खाने से पहले दिया जाता है। इसका जो एक्शन का टाइम है, मतलब कितने देर में वो काम करेगा, वो 4 से 5 घंटा तक होता है। और ये मील के पहले दिया जाता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग जो होता है वो व्हाइट एंड क्लाउडी दिखता है, व्हाइट टाइप का दिखता है, जो कि जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 18 से 24 घंटा तक होता है। और एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होता है जिसका ड्यूरेशन एक्शन ऑफ ड्यूरेशन जो होता है, सॉरी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है 24 आवर का होता है। अब हम देखते हैं रूट्स ऑफ इंसुलिन, किस किस वे में हम इंसुलिन देते हैं। तो एक तो है कि शॉर्ट फाइन नीडल सब्क्यूटेशनली दिया जाता है, एक इंसुलिन पेन भी आता है उसके थ्रू दिया जाता है, और इंसुलिन पंप आता है और एक जेट इंजेक्शन आता है, ये सारा कुछ। अब इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या है वो थोड़ा-सा डील कर लें हम, क्या-क्या इसका कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है डायबिटीज मेलिटाइटिस को। कॉम्प्लिकेशन मतलब डायबिटिक जो हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल
क्या-क्या अफ़ेक्ट कर सकता है, कौन-कौन से बॉडी ऑर्गन को। तो फर्स्ट देखते हैं वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन क्या-क्या आता है। इसमें होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी बोलते हैं। इस तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है, ये सीवीएस का भी कॉज़ हो सकता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का भी कॉज़ हो सकता है, ये सब अफ़ेक्ट कर सकता है। अब रीनल कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं, मतलब किडनी पे इसका क्या-क्या असर पड़ता है, हाई ग्लूकोज़ लेवल का। सॉरी, इसमें होता है कि रीनल फेल्योर होने का चांस रहता है। न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, तो ब्रेन पे इसका क्या-क्या असर होता है। हम बोल के बता देते हैं, ये सब है इम्पोर्टेंट, बट देखने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। न्यूरोलॉजिकल मतलब ये पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, जिसमें कि लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस एंड लॉस ऑफ एंकल जो होता है, मतलब उसका जो है पेरिफेरल जो पीएनएस होता है उसका अफेक्ट होता है। जैसे उसको मतलब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो उसकी वजह से वो अपने न्यूरॉन जो पेरिफेरल में न्यूरॉन्स होते हैं उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल मतलब सेंस जो है उसका लॉस हो जाता है। और भी बहुत सारे मेन इसका होता है, आई पे और ब्रेन पे इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जिसको ऑकुलर कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। सॉरी, डायबिटिक कैटरेक्ट भी हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो सकता है, एक होता है डिजीज ग्लोकोमा, वो भी हो सकता है। ये सारा इसका कॉम्प्लिकेशंस है, मतलब ये सारे ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम पे ही अफेक्ट करता है, इसको अफेक्ट करता है। हम देख रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर इसके बारे में बताने के लिए। तो ये लगभग डायबिटीज हम लोगों का खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में।